हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इज योर स्टडी, जहां हम बनाते हैं आपकी पढ़ाई को आसान और बहुत ज्यादा मजेदार। तो बच्चों, आपकी क्लास 12th के लिए मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जो है डेरिवेशन सीरीज। और इस सीरीज में क्लास 12th की फिजिक्स के जितने भी डेरिवेशन होंगे उन सारे डेरिवेशंस को मैं कवर करने वाला हूं। तो फिलहाल अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, उसके जो डेरिवेशन हो गए थे, अब हम उसके आगे का डेरिवेशन इस वीडियो में करने वाले हैं। और वो डेरिवेशन है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल की थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होने वाली है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी किसी भी पॉइंट पे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें क्या बतानी है, इंटेंसिटी बतानी है। और ये कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ज्यादा आसान होने वाला है, बहुत ज्यादा इजी होने वाला है, बिल्कुल एकदम चुटकियों में करके भी खत्म करते हैं हम इस डेरिवेशन को। तो समझने के लिए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में और हम स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जो डायग्राम बना हुआ है तो मैं वापस से क्लियर करके बनाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो जरा इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब हमें इसके लिए जो हमारा आज का डेरिवेशन है, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। एक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे, परपेंडिकुलर लाइन पे अगर कोई पॉइंट पी है और उस पॉइंट पी पे हमें क्या बतानी है, उस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है। ठीक है बेटा, और हम एक्सियल लाइन पे ये कर चुके थे इससे अगले वाले वीडियो पे। ठीक है, जहां पर हमने की वैल्यू निकाली थी 1/4πε0 2p/r³। ठीक है, याद है। अब हम आगे करने वाले हैं बेटा डेरिवेशन। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, मैं अरेंजमेंट बना रहा हूं सबसे पहले। तो बेटा सबसे पहले एक डाइपोल लेंगे। डाइपोल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक -q चार्ज, और बेटा क्या होना चाहिए, एक +q चार्ज। ठीक है, मेरे साथ साथ समझते भी रहिएगा, और जब मैं बोलूं तो पॉज करके वीडियो को नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ये -q है, ये क्या है, +q चार्ज है। ठीक है बेटा, और मैं थोड़ा सा बेटा इसको और नीचे बना रहा हूं ताकि डायग्राम हमारा और क्लियर बन सके। ठीक है, -q चार्ज बेटा, और एक चार्ज होगा +q चार्ज। तो बेटा एक -q चार्ज और +q चार्ज, ये सिस्टम बना मिलकर के क्या बना लेता है, ये सिस्टम मिलकर के बना लेता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, और बेटा इस चार्ज को हमने मान लिया A और इसे मान लिया B, मतलब ये दोनों कितने हैं, AB डिस्टेंस पे एक दूसरे से हैं। ठीक है बेटा, और इसके बाद ये जो दोनों चार्जेस हैं, ये जो -q और +q है, ये कहने की ये जो डाइपोल है, ये इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से क्या बन जाएगा, ये डाइपोल बन जाएगा, जैसे कि आपको बताया गया था। ठीक है बेटा, और इनके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी, वो डिस्टेंस बेटा हो जाएगी पूरी की पूरी 2l या 2a। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको बताया भी था, आप 12 सेलेक्ट कर लो, आप 2a सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और ये बेटा इसका, ये डाइपोल का मिड पॉइंट हो जाएगा, ये डाइपोल का मिड पॉइंट हो जाएगा, जिसे हम किससे बोलेंगे, इस डाइपोल के मिड पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे O से। ठीक है बेटा, अब हमें कहां बताना है, हमें बताना है इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल पे इंटेंसिटी बतानी है। इक्वेटोरियल लाइन क्या हो जाएगी बेटा, जो मिड पॉइंट है ना डाइपोल का, इस डाइपोल के मिड पॉइंट से, ठीक है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेंगे, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, और उस डिस्टेंस को हम क्या लेट कर लेंगे, उस डिस्टेंस को हम लेट कर लेंगे r। और यहां पर हम मान लेंगे एक पॉइंट हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट P, और इसी पॉइंट P पे हमें क्या बताना है, इसी पॉइंट P पे हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। इस डाइपोल की वजह से क्या होगी, इस -q चार्ज की वजह से, और एक ये +q चार्ज जो हमारा डाइपोल बनाता है मिलकर के, इसकी वजह से इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है बेटा, अगर इतना क्लियर होता है तो पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जिस पॉइंट पे हमें जिस पॉइंट पे क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है, वो है कितना चार्ज से दूर। तो देखो बेटा, -q चार्ज से, ठीक है, -q चार्ज से ये पॉइंट P यहाँ पे कुछ लाई करेगा। ठीक है बेटा, और +q चार्ज से ये जो पॉइंट P होगा, ठीक है बेटा, वो कुछ इतने डिस्टेंस पे होगा। बेटा इतना क्लियर होता है अगर आपको, और अगर इतना क्लियर होता है तो मैं कुछ चीजें और क्लियर करना चाहता हूं आपके लिए। मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से बना रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। बेटा ये अगर लेंथ पूरी 2l है तो बेटा यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो l हो जाएगी, और बेटा यहां से यहां तक की जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। इतना क्लियर होता है बच्चा? ठीक है, अगर इतना क्लियर होता है तो अब मैं और आपको आगे क्लियर करता हूं कि बेटा ये जो +q चार्ज है, इस +q चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैंने आपको बताया था ना बेटा, क्या बताया था कि अगर प्लस चार्ज है तो फील्ड कैसी होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। फील्ड कैसी होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। क्लियर? और अगर -q चार्ज है तो जो फील्ड होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो बेटा कैसी होगी,
वो कैसी होगी, वो होगी टुवर्ड्स द चार्ज। कैसी होगी, टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक बेटा, तो ये प्लस क्यू की वजह से जो फील्ड होगी वो बेटा अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। ठीक है, और वो अवे फ्रॉम द चार्ज फील्ड क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी। ठीक बेटा, कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में होगी, बीपी के अलॉन्ग। कहाँ होगी, ये जो इवन इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, ये इवन इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, ये आई है अलॉन्ग बीपी, ये आई है अलॉन्ग बीपी, बीपी के अलॉन्ग। ठीक है, बीपी से दूर। ठीक, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। और बेटा जो हमारी माइनस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से जो फील्ड होगी ये टुवर्ड्स द चार्ज होगी। ये फील्ड कैसी होगी, टुवर्ड्स द चार्ज होगी, और इस फील्ड को हम क्या बोलेंगे, E2 बोलेंगे। ठीक है, और जो E2 होगी, इस फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, अलोंग PA, अलोंग PA। P से किसकी तरफ होगी बेटा, A की तरफ होगी। P से किसकी तरफ होगी बेटा, A की तरफ होगी। ठीक, इतना क्लियर होता है। अगर इतना क्लियर होता है तो अब हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। पढ़ने के लिए बेटा हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर इस पॉइंट P पे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है इस डाइपोल की वजह से, इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से, जहां पर माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है बेटा, अब अगर आपको इतना क्लियर हो गया है, ठीक है, और हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बेटा, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। Q चार्ज होता है और R क्या होती है, उस चार्ज से जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है वहां तक की डिस्टेंस। ये भी डेरिवेशन आपको बहुत छोटा सा बताया गया था। ठीक है, अब बेटा क्या करना है, अब हमें अलग अलग जगह की फील्ड निकालनी है। ठीक है बेटा, तो फील्ड हम पहले अगर इवन फील्ड निकालेंगे, इवन किसकी वजह से होगी बेटा, इवन होगी प्लस क्यू चार्ज की वजह से। जो इवन इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसकी वजह से होगी, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। और जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा वो किसकी वजह से होगी, माइनस क्यू चार्ज की वजह से। ठीक है, तो जो बेटा इवन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और Q, अब बेटा बात आई आर स्क्वायर की, आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस। तो बेटा जहां पे ये पॉइंट P है और ये चार्ज Q है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, BP। कितनी है, BP। ये BP डिस्टेंस हमें पता करनी है, ये BP डिस्टेंस हमें पता करनी है। तो ये BP डिस्टेंस बेटा कितनी होगी, अगर आपने ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा होगा, ठीक है, तो बेटा ये जो साइड होती है बेस कहलाती है, ये परपेंडिकुलर कहलाती है, तो बेटा ये क्या कहलाती है, ये होती है हाइपोटेनस। अगर ये हाइपोटेनस है और तो देखो बेटा ये भी हाइपोटेनस है, ये जो BP है, और अगर हमें हाइपोटेनस निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, हम बेस का स्क्वायर और किसका स्क्वायर कर देंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अगर हमें B और P निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अंडर द रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट आपको पता है ना क्यों आया, क्यों आया ये मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेटा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और जब बेटा हम हाइपोटेनस निकालेंगे तो ये स्क्वायर हटेगा, इस तरफ अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो हम BP निकाल रहे थे, तो बेस हमारा कितना है L का स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है R, तो ये R का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और बेटा ये डिस्टेंस फिर हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब बेटा जितनी डिस्टेंस BP होगी उतनी ही PA होगी, क्योंकि आपस में बराबर है। तो जितनी डिस्टेंस BP की होगी उतनी ही डिस्टेंस कितनी होगी, PA की होगी, और ये बराबर में कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम वही डिस्टेंस लिख देंगे। क्या डिस्टेंस लिख देंगे बेटा, अंडर द रूट, बेटा अंडर द रूट लगाएंगे, डिस्टेंस R है कितनी है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि R जो डिस्टेंस हमारी आई है बेटा, जो R डिस्टेंस आई है वही तो आई है हमारी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो जैसे ही हम स्क्वायर हटाएंगे तो बेटा ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा ना, और अगर ये अंडर रूट हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक बेटा, और अगर हम दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें E2, अगर हम दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 निकालें तो क्या हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब बेटा डिस्टेंस, तो बेटा ये जो डिस्टेंस होगी देखो यहाँ पर भी ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, और हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस, सेम ऐसे निकलेगा, तो BP और PA की जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी, तो कितनी आएगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ R का स्क्वायर होता है मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, और डिस्टेंस है कितनी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और R का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर।
अब यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, जो E1 फील्ड है और वो E2 फील्ड आपस में कैसी है, बराबर है, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना होगा, अगर ये फील्ड बराबर है बेटा, ठीक है, तो हमें बेटा ये जो यहाँ पर जिस पॉइंट पे हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें AB के अलोंग इस पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करने होंगे, इसके कंपोनेंट फाइंड करने होंगे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या फाइंड करने होंगे, कंपोनेंट फाइंड करने होंगे, जो अपने क्लास 11th में सीखा हुआ था, ठीक है। अपने क्लास 11th में कंपोनेंट निकालना सीखा हुआ था, ठीक है। वही कंपोनेंट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। वेक्टर चैप्टर में आपने ठीक से सीखा होगा कंपोनेंट निकालना। अब मैं आपको कंपोनेंट निकालना सिखाता हूँ, ठीक है बेटा। कंपोनेंट कैसे निकालेंगे हम, हमें AB के अलोंग निकालने हैं, ठीक है। तो एक निकालेंगे हम AB के परपेंडिकुलर और एक निकालेंगे बेटा AB के पैरेलल, एक AB के परपेंडिकुलर और एक बेटा AB के पैरेलल। तो मैं बेटा ये चाहता हूं कि कुछ भी आगे बढ़ने से पहले आप चाहो तो इस इतने जितनी चीज अभी पढ़ाई गई है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट अगर नहीं लेना चाह रहे हो आप और बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे हो तो आप इसको पॉज करिए, और पॉज करने के बाद बेटा जितनी भी चीजें यहाँ पर लिखी हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नोट डाउन करने के बाद बेटा ये वैल्यूज जरा याद रखिएगा। E1 की वैल्यू कितनी थी, 1/4πε0 Q/r² + L², और E2 की वैल्यू कितनी थी, 1/4πε0 Q/r² + L², ठीक है बेटा। अगर आपने इतना नोट कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है, पॉज कर लिया है, तो हम अगले पेज की तरफ स्विच करेंगे क्योंकि ये पेज हमारा भर चुका है, ठीक है बेटा। तो चलिए अगले पेज की तरफ स्विच करते हैं, ठीक है बेटा। तो आई होप आपने वो चीजें नोट कर ली होंगी जो चीजें यहाँ पे थी, वापस से देखो यहाँ पे आ गई हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे हमें कंपोनेंट निकालना है, तो मैं साइड में निकाल के दिखा रहा हूँ आपको कंपोनेंट, ठीक है बेटा। ये हमने बनाया पॉइंट P, ये पॉइंट P बनाया। देखो यहाँ पे एक फील्ड इस डायरेक्शन में थी जो थी क्या, E1, ठीक है। थोड़ा अच्छा बनाओ ना बेटा, आपको क्लियर हो, आप भी सोच रहे होगे कि सर ये क्या बना दे रहे हो अपना। तो बेटा ये पॉइंट P है, पॉइंट P पे एक फील्ड थी इस तरफ, जो फील्ड कौन सी थी, E1, और एक यहाँ पर थी, कैसी थी बेटा वो फील्ड, E2 थी। वो फील्ड कैसी थी बेटा, E2 थी, और दोनों फील्ड आपस में कैसी, बराबर है, बराबर है। इसलिए अब हम इनका क्या निकालेंगे, हम इनका कंपोनेंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे बेटा, कंपोनेंट फाइंड करेंगे। तो पहली फील्ड कौन सी है, E1 है, और दूसरी फील्ड बेटा कौन सी है, E2 है। अब हमें इसके परपेंडिकुलर और पैरेलल क्या फाइंड करने हैं, कंपोनेंट फाइंड करने हैं। तो मैं आपको पहले बता चुका था बेटा, ठीक है। तो अगर पैरेलल कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो बेटा ये इसका पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये इसका पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक। पैरेलल कंपोनेंट बेटा क्या हो जाएगा, E1 के लिए पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा बेटा E1 cos थीटा। आपको पता है 11th वाली बात मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, जिस तरफ एंगल होता है, जिस तरफ थीटा होता है वो cos, और जिस तरफ थीटा नहीं होता है वो sin। तो बेटा E1 के लिए E1 cos थीटा हो जाएगी, और E2 के लिए हो जाएगी बेटा E2 cos थीटा, पैरेलल में जो फील्ड आएगी, और दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी। और बेटा अगर परपेंडिकुलर की बात करें, अगर किसकी बात करें, परपेंडिकुलर की बात करें, तो परपेंडिकुलर पे बेटा कंपोनेंट दो आ जाएंगे। एक आ जाएगा E1 sin थीटा, एक आ जाएगा E1 sin थीटा, और एक क्या आ जाएगा बेटा, एक आ जाएगा E2 sin थीटा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। अब बेटा ये जो परपेंडिकुलर फील्ड है, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकला है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, एक तो आपस में बराबर है, एक तो आपस में कैसे है, बराबर है, और एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए कट जाएंगे। इसलिए जो फील्ड बचेगी वहां पर, जो नेट फील्ड बचेगी वो E बराबर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी E1 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा बचेगी। ये हमारी नेट फील्ड आ जाएगी जो हमें निकालनी होगी, ठीक है बेटा। जो पैरेलल कंपोनेंट्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में है, और जो परपेंडिकुलर जो थे हमारे कंपोनेंट वो अपोजिट थे और सेम थे, इस वजह से वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यहाँ से कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है बच्चा। अगर इतना ठीक है तो अब मैं इस डायग्राम को हटाने जा रहा हूँ और मैं आगे की वैल्यू यहाँ से आपको निकाल करके दिखाऊंगा, ठीक है बेटा। इसको बना जरूर लीजिएगा बेटा, बहुत जरूरी, बहुत आसान सा है। जरूरी तो आप छोड़िए, आसान बहुत ज्यादा है। जरूरी तो खैर है ही, बट उससे भी ज्यादा आसान है। और सिर्फ बेटा यही आसान नहीं है, मैं आपको वापस से बता दूं, सिर्फ यही आसान नहीं है। मैं जो डेरिवेशन आज स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए, आपका हर डेरिवेशन ऐसे होने वाला है सॉल्व। कोई भी डेरिवेशन ऐसा नहीं बचेगा जो आपसे सॉल्व ना हो, और बहुत आसान तरीके से,
क्योंकि हम अपने चैनल पर आपके लिए कोई बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं लाने वाले हैं बेटा। हमारा जो मोटिव है वो है आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना। क्योंकि ट्रिक की अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली जो है 4 मई को नीट का एग्जाम हुआ बेटा, तो वो वहां पर जो फिजिक्स का एग्जाम था वो बहुत ज्यादा टफ आया था। ठीक है, जैसा बच्चों ने रिव्यू दिया, जो टीचर्स थे और ज्यादा उन्होंने रिव्यू दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है, ठीक है, तो कट ऑफ कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट मजबूत है, आपका सब्जेक्ट पे कमांड है, आपका सब्जेक्ट पे होल्ड है, तो आप कट ऑफ तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप सक्सेस के रास्ते पे चल रहे हो तो आप शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह के पीछे मत पड़िए, आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को होल्ड करने की कोशिश करिए कि चीजें आखिर हो कैसे रही हैं। वही चीजें मैं आपके लिए बहुत ज्यादा आसान बनाने वाला हूँ इस डेरिवेशन सीरीज में। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे। ठीक बच्चा, और क्या हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने लिखा ना यहाँ पर क्या, सबसे पहले पैरेलल कंपोनेंट निकाले, ठीक है, और क्या निकाला, परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाला। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए और जो पैरेलल थे वो एक ही डायरेक्शन में थे, इसलिए वो क्या हो गए, इसलिए वो हो गए ऐड। ठीक है बेटा, अगर वो ऐड हो गए हैं तो अब हम जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे की मतलब हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया था, सो सॉरी फॉर दैट। तो बेटा हम क्या निकालने जा रहे हैं फील्ड, तो हम क्या निकालेंगे, इज इक्वल टू बच्चा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक बेटा, तो E की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, E बराबर बेटा कितना हो जाएगा, E1 कितना था हमारा, E1 था देखो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या था Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और साथ में बेटा क्या लिखा हुआ है cos थीटा। और E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, E2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और साथ में बच्चा क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा cos थीटा। कितना समझ में आता है, और अभी बस हमें सिर्फ एक cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसानी से आ जाएगी ऐसे चुटकियां बजा करके। ठीक है, तो बच्चा अब हम इसे ऐड करेंगे और क्या आ जाएगा, देखो बेटा कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है, पूरा ऐड होके आ जा रहा है। ये क्या आ जाएगा बेटा आपका ऐड होकर के पूरा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अगर हमने कॉमन ले लिया, ये पूरा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा cos थीटा, और प्लस यहाँ पे भी क्या बचेगा cos थीटा। ठीक है बेटा, तो cos थीटा ऐड होकर के क्या हो जाएगा 2 cos थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा Q2 cos थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है बच्चा, इतना समझ में आता है, इसको से ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ज्यादा आसानी रहेगी समझने में। ठीक बच्चा, अब हमारे पास एक चैलेंज है cos थीटा की वैल्यू निकालना, और अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकाल लें तो अभी हमारे लिए सारी चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जा रही है। तो चलिए भाई cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है बच्चा, cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए चलिए मैं फिर से थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए, ये वाला तो आपको समझ में आ गया था, मैं इसको क्लियर कर दूं। ठीक है, इसको क्लियर करने के बाद हम वापस से बनाते हैं। बेटा हमारे पास क्या थे, सिस्टम ऑफ चार्जेस, एक माइनस क्यू चार्ज था, एक बेटा क्या था प्लस क्यू चार्ज था। ठीक है, ये ए था बेटा, ये बी था, ये दोनों एक दूसरे के डिस्टेंस पे रखे थे, टूल डिस्टेंस पे, ये इनका मिड पॉइंट था जिसे ओरिजिन ओ बोला था, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एल थी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एल थी। ठीक है बेटा, इसके परपेंडिकुलर पे जाने पे पॉइंट P था जो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे था, यहाँ से R डिस्टेंस पे था। फिर A से P तक की डिस्टेंस थी और ये थी, तो ये कैसे निकाली थी, ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था, तो ये हम लोगों ने कितनी निकाली थी बेटा, अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और जितनी ये निकली थी उतनी यही आई थी, कितनी, अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कौन से फॉर्मूले से, इससे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ हाइपोटेनस का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर द रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, अब हमें निकालनी है यहाँ पर ये एंगल थीटा है और cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा cos थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, cos थीटा की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, बताओ cos थीटा कितना होता है बच्चा, आप बताइए cos थीटा कितना होता है। cos थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस बेटा आपका कितना है, बेस है आपका L,
बेस है कितना आपका L, और हाइपोटेनस बेटा कितना है, हाइपोटेनस है बेटा आपका अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और बेटा कॉस थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन, बेटा अगर रूट हटा दें तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, चाहे रूट लगा रहने दें या 1/2 लिख दें, आपको पता होगा ना, अगर रूट लगा रहने दें तो ठीक है, अगर हम रूट हटाना चाहें तो रूट हटा करके हम पावर कितनी लिख सकते हैं, पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो cos थीटा की जगह पे हम ये वैल्यू रख देंगे, तो बेटा कितना हो जाएगा, अगर हमने cos थीटा की जगह पे ये वैल्यू रख दी तो हो जाएगा Q, ठीक है, 2 cos थीटा की बेटा जगह कितना आ जाएगा L, ठीक है, और अपॉन में क्या था हमारे पास पहले से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, ठीक है बेटा। और cos थीटा की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, cos थीटा की जगह पे अभी जो cos थीटा की वैल्यू वहां पे हमने देखी कितनी, क्या देखी बच्चा, क्या देखी, L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है बेटा। अब आपको देखो यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ 2QL दिख रहा है, और इससे याद अगर आपको होगा, आपने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, P इज इक्वल टू कितना पढ़ा था, 2QL, याद है। तो इस 2QL की जगह पे हम क्या लिख देंगे, P लिख देंगे, जो हमारा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2QL हमारा क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट। अब बेटा यहाँ पे देखो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 लिखी है, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, बेस जब भी बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो बेटा यहाँ देखो कोई पावर नहीं, तो यहाँ पावर कितनी हो जाएगी, 1, यहाँ पावर कितनी हो जाएगी 1, और यहाँ पावर कितनी है 1/2, तो बेटा 1 पावर और 1/2 पावर ऐड होकर के कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3/2, कितनी हो जाएगी 3/2। अगर आपको ऐड करना नहीं आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है, तो मैं ऐड करके दिखा रहा हूँ, देखो 1 + 1/2 जब बेटा ऐड होगा तो ये 2 1 जा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा 3/2, और यही पावर कितनी आ गई 3/2 पावर आ गई, ठीक है बेटा। हमारा मैक्सिमम डेरिवेशन हो गया है। अब मैं आपको दिखा दूं बेटा, देखो बेटा ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, L है, और ये जो डिस्टेंस है बेटा कितनी है, R है, ठीक है। तो R के कंपैरिजन में L डिस्टेंस बहुत कम है, R डिस्टेंस के कंपैरिजन में L डिस्टेंस बहुत कम है। जैसे R डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, L बहुत कम है, तो अगर इन दोनों डिस्टेंस को कंपैरिजन करें तो R डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और L डिस्टेंस क्या है, कम है। तो अगर R डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, L डिस्टेंस बहुत कम है, R डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और L डिस्टेंस कम है, तो हम ये लिख सकते हैं कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, लिख सकते हैं। ऐसे केस में हम क्या कर देंगे, जो L डिस्टेंस होगी उसे नेग्लेक्ट कर देंगे। जब R की वैल्यू L से बहुत ज्यादा होगी तो हम L को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। और अगर L को नेग्लेक्ट कर देंगे तो पहले हम लिखते हैं हमारे पास आया क्या था यहाँ पे एक्सप्रेशन, हमारे पास एक्सप्रेशन आया था इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब बेटा हम L को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो L को जब यहां से नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, अब बेटा L नेग्लेक्ट हो गया तो L तो यहां से चला जाएगा, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब बेटा ये स्क्वायर और ये पावर कट जाएगी, ये 2/2, ये स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, स्क्वायर 3/2 से ये जो 2 है ये 2 और ये स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बेटा क्या बचेगा R क्यूब। अगर हम इसे और ठीक से लिखना चाहें तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या हो जाएगी बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब, ठीक बेटा, P अपॉन R क्यूब। ये हमारी आ गई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पर, एक डाइपोल की वजह से एक पॉइंट P पे, ठीक है, कहां पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब बात आती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो बेटा इसकी जो डायरेक्शन होगी, जो हमारा डाइपोल था AB, उस डाइपोल के पैरेलल होगी, AB के पैरेलल होगी, और पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी, पैरेलल होगी और पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। पैरेलल क्यों होगी, क्योंकि पैरेलल वाले कंपोनेंट ही ऐड हुए थे, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट थे वो क्या थे, वो कैंसल आउट हो चुके थे। तो ये बेटा आपका पूरा डेरिवेशन हो गया। अगर आपको ठीक से समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वापस से आप वीडियो को रिवाइंड करके स्टार्टिंग से स्टार्ट करके ठीक से बना सकते हैं। बेटा डेरिवेशन में आप अगर एक बार डायग्राम समझ गए तो चीजें बहुत आसानी से हो जाती हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट आपको पहले के पता होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये डेरिवेशन सीरीज अच्छी लगी है
तो हमें सपोर्ट करने के लिए कमेंट में मेंशन कीजिए कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको किसी भी डेरिवेशन में प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और हम उस प्रॉब्लम पर डेरिवेशन बना करके आपको भेजेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। और जो हमारे चैप्टर चल रहे थे बेटा क्लास 12 के, वो एज इट इज चलते रहेंगे, उनमें कोई भी किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ईजी स्टडी को फॉलो कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए एंड हैव फन। थैंक यू सो मच।